नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला पाठ एक कविता है। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बच्चों, सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का परिचय लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक देशभक्त कवि थे। हिंदी साहित्य में इनको भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबई में हुआ। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही शिक्षण कार्य आरंभ कर दिया था। वे कवि, लेखक और पत्रकार थे। उनकी भाषा सरल और ओजपूर्ण है। प्रभा और कर्मवीर पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया। 1921-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए जेल भी गए। आपकी कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति और प्रेम का भी चित्रण हुआ है। 1943 में हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा देव पुरस्कार माखनलाल जी को हिम किरीटनी पर दिया गया था। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया। 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनकी काव्य कृतियां जो हैं बच्चों, वो हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणु लो गूंजे धरा, बीजुरी काजल आंज रही, धूम्र वलय आदि। और गद्यात्मक कृतियां हैं कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे आदि। चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसी वजह से, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनको भारतीय आत्मा कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम, प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब हम कविता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं बच्चों। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। बच्चों, थोड़ा आपको मैं और बता दूं, आपने पढ़ा होगा कहीं कि अंग्रेज लोग जो थे, ब्रिटिश शासन जो था, वो हमारे लोगों पर किस प्रकार के अत्याचार करता था, किस प्रकार से जेल में लोगों को यातनाएं दी जाती थी। जो विद्वान लोग हैं उनको साधारण चोर, लुटेरे, बदमाश उनके साथ रखा जाता था, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती थी। तो इन्हीं सब बातों के बारे में कवि भी हमें इसमें बता रहे हैं। कवि भी एक विद्वान पुरुष थे, लेकिन उनको भी उसी प्रकार से चोर लुटेरों के साथ ही रखा गया था। इस कविता में कवि अपनी उसी हालत का वर्णन कर रहे हैं, और ये सिर्फ अकेले कवि की हालत नहीं है, बल्कि उनके समय के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल में समय बिताया, उन सब की कहानी है। बच्चों, कोयल को हमने बोलते हुए सुना है, बहुत मधुर स्वर में गाती है, लेकिन आधी रात को बोलती हुई कोयल जेल में बंद कवि को बहुत खटकती है। उनके दिल में सीधे उसकी आवाज लगती है।
वो पूछते हैं उससे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो आधी रात को इस प्रकार से चीख रही है। वो उससे पूछते हैं कि वो क्या गीत गा रही है, क्या वजह है, क्या कर रही है, किसका संदेश लेकर आई है। बच्चों, ये कविता हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आप एक साथ जेल में कवि की हालत और पूरे भारतवर्ष की हालत दोनों को एक साथ आप देखोगे। जहां कवि जेल में है और उस पर पहरा लगा हुआ है, ढंग से उसको खाने पीने को नहीं मिलता है, उसी प्रकार पूरा भारत ही एक जेल के समान ब्रितानी शासकों ने बना दिया है। यहाँ भी लोगों का बुरा हाल है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, सही ढंग से जैसा जीना चाहिए वैसा वो लोग नहीं जी पा रहे हैं। तो बच्चों, आप इन दोनों चीजों का सामने एक साथ इसमें बिठाएंगे। हम बात करते हैं, कविता शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कह रहे हैं कि कोयल तुम क्या गा रही हो, और गाते गाते एकदम से चुप क्यों हो जाती हो, बोलो तो, क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो, बताओ तो आखिर क्या बात है। उसके बाद कवि अपने बारे में बता रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कह रहे हैं कि वो जेल की इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में रह रहे हैं और उनको उनके साथ डाकू चोर, जो रास्ते में बटमार कहते हैं बच्चों, जो रास्ते में लूटपाट की घटनाएं करते हैं, तो डाकू चोर लुटेरे इनके डेरे में वो रह रहे हैं। जेल में उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा है और ना ऐसे में ना वो जी पा रहे हैं और ना ही वो मर पा रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम अंधेरे को कहा गया है बच्चों। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन पर यहाँ दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। पूरा समय पुलिस या जेल के जो लोग हैं उनकी एक एक गतिविधि पर ध्यान रखते हैं, पहरा रखते हैं। ये किस प्रकार का शासन है? ये शासन है या अंधेरे का गहरा प्रभाव है? हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं कि अब तो रात और भी अंधेरी हो गई है, क्योंकि चांद ने पूरी तरह से निराश कर दिया है। चांद भी नहीं है, ऐसे में रात और भी काली हो गई है। तुम ऐसी काली रात में हे सखी हे आली, तुम क्यों जाग गई हो ऐसी रात में। यहाँ बच्चों, अगर हम दूसरे संदर्भ में लें तो पूरा भारतवर्ष ही एक जेल के समान बन गया है, जहाँ अंग्रेजों के राज की ऊंची काली दीवारें हैं। अंग्रेज लुटेरे ही तो थे जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारी अर्थव्यवस्था उन्होंने तोड़ दी, हमारे देश से सारी धन संपत्ति उठा कर ले गए। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम चोरों और लुटेरों के डेरे में रह रहे हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, इसको अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में रखेंगे बच्चों, तो अंग्रेजों ने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था तोड़ दी थी। लोग जी रहे थे लेकिन आजीविका के साधन अंग्रेजों ने खत्म कर दिए थे। इसीलिए ये बात कही गई है कि भरपेट खाना भी नहीं मिलता है और ना ही वो मर पाए हैं, क्योंकि कुछ तो गुजारा है। ना वो जीने में है ना मरने में है, बस तड़प कर रह रहे हैं। वो बड़े कष्ट में जी रहे हैं। जीवन पर पूरी तरह से अंग्रेजों का पहरा है, पूरी तरह से उन्होंने हमारे जीवन को अपने कब्जे में कर लिया है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि ये शासन है या किसी अंधेरे का प्रभाव है, मुझे ये बात अच्छे से समझ में नहीं आती। हिमकर यहाँ चांद को कहा गया है वैसे, लेकिन यहाँ अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कहा गया है
कि हिमकर ने भी अब निराश कर दिया, यानी जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भी निराश ही कर रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई जोश, कोई उत्साह नहीं है। इस वजह से निराशा का अंधेरा और अधिक बढ़ गया है, रात और अधिक काली हो गई है। तो ऐसी कालिमामयी रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कोकिल बोलो तो। क्या बात, तुम वेदना के बोझ से, पीड़ा के बोझ से दबी हुई सी लगती हो? कोयल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी? कोकिल बोलो तो। क्या तुम किसी वैभव की रखवाली करने वाली थी जो तुम्हारा लुट गया है? आखिर क्या बात है कोयल, तुम बोलो तो, बताओ तो कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आधी रात को क्यों चीख रही हो? फिर कवि पूछते हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी? कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, बावली हो गई हो? कोयल बोलो तो। तुमने किस दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं? दावानल कहते हैं बच्चों जंगल की आग को। यहाँ कवि का इशारा हमारे देश में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन की तरफ है। तो कह रहे कि तुमने कौन से स्वाधीनता संग्राम की ज्वालाएं देख ली है? जो आजादी की चिंगारी हमारे देश में लगी हुई है, क्या तुमने उसकी ज्वालाएं देख ली है? क्या देख लिया है? क्यों चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, बताओ तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां को यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू की चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। फिर कवि कहते हैं कि क्या बात कोयल, तुम मुझे इन जंजीरों में नहीं देख सकती? जो बेड़ियों में अंग्रेजों ने मुझे जकड़ा हुआ है, क्या तुम मुझे उनमें नहीं देख सकती? अरे ये तो मेरे लिए गहना है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे बच्चों, उनके लिए अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार भी किसी उत्सव के जैसे थे। उन्होंने कभी भी इस प्रकार का अनुभव नहीं दिया, इस प्रकार की कोई बात नहीं कही कि वो अंग्रेजों के इन अत्याचारों से दुखी हैं। वो यही कहते थे, वो खुश होकर सब कुछ उनके कष्टों को झेलते थे ताकि उनके घमंड को चूर किया जा सके। तो वो कह रहे हैं कि ये जंजीरें तो मेरे लिए गहना हैं, और हाथों में हथकड़ियां थोड़े ही हैं, ये तो ब्रिटिश राज ने मुझे गहने पहनाए हैं। कोल्हू की चर्रक चूं। जो कोल्हू में बैल को जोड़ा जाता है, बैल को जोड़कर गन्ने का रस निकलता है, तेल निकलता है, या फिर कुएं में से पानी भी निकालते हैं। जो काम जानवरों के करने का है वो काम अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से करवाए। एक तो भरपेट खाना नहीं देते थे, शरीर में ताकत वैसे नहीं थी, और ऊपर से फिर ऐसे अमानवीय कार्य उनसे करवाए जाते थे। लेकिन कवि यहाँ पूरे स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि कोल्हू की चर्रक चूं, अरे इसकी जो आवाज है ये तो मेरे जीवन की तान है, मेरे जीवन का संगीत है, और मेरी उंगलियों ने इन पत्थरों पर गीत लिखे हैं। मैं पत्थर नहीं तोड़ रहा हूँ, मैंने इन पर गीत लिखे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर जो ये कोल्हू का मोट खींच रहा हूँ, इससे मैं कुएं में से पानी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ब्रिटिश राज्य की अकड़ को ढीला कर रहा हूँ, मैं ब्रिटिश राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन में अगर तुम गाओगी तो शायद करुणा नहीं जगेगी, क्या इसीलिए तुम रात में इस प्रकार का गजब ढा रही हो? करुणा जगाने के लिए तुम रात को गा रही हो? कोकिल बोलो तो, आखिर क्या बात है? इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। वो कह रही इस समय रात की इस शांत समय में तुम इस अंधेरे को बेधती हुई क्यों रो रही हो? कोकिल बताओ तो, क्या तुम चुपचाप किसी विद्रोह का बीज बो रही हो, हमारे मन में विद्रोह जगा रही हो? कोकिल बोलो तो, बताओ तो आखिर हुआ क्या है? फिर कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृत की व्याली, तिस पर है काली ए आली।
अपने बारे में वो बता रहे हैं कि ये रात काली है, तू भी काली है, ये रात भी काली है। इस शासन की जितनी भी करतूतें हैं वो भी काली हैं, यानी अन्यायपूर्ण हैं। ये हम पर अन्याय कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली। इस जेल में रहते हुए मेरे मन में जो कल्पनाएं हैं वो भी बड़ी भयंकर कल्पनाएं आ रही हैं, बड़ी निराशा वाली कल्पनाएं आ रही हैं। बहुत काली तरंगे मेरे मन में उठ रही हैं। और ये जो मेरी काल कोठरी है ये भी अंधकार से भरी हुई है, काली ही है। मुझे ओढ़ने के लिए कंबल भी काला दिया गया है, मुझे टोपी भी काली दी गई है, यहाँ तक कि मेरे जो लोह श्रृंखलाएं डाली गई हैं वो भी काली है। और सिर्फ इसी से काम नहीं चल रहा है, इसके साथ ही मेरे ऊपर पहरेदार की जो हुंकार है वो मुझे किसी सांप की तरह लगती है। ब्याली सांप, सर्पिणी। वो कह रहे पहरे की जो हुंकृति है उसकी, वो भी मुझे, उस पहरे की जो हुंकार है वो भी मुझे सांप की तरह लगती है और उस पर गालियां भी खानी पड़ती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो। कवि कहते हैं कि ये इतना काला जो संकट का सागर है, ये जो जेल है, तुम यहाँ क्यों मरने को आ गई हो? तुम मस्ती से गा तो रही हो, लेकिन क्या जीवन का कोई भरोसा है? तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों यहाँ काले संकट के सागर पर तैरा रही हो? क्यों मरने को तैयार हो गई हो, कोकिल बोलो तो। उसके बाद कवि कहते हैं, अपनी और कोयल की तुलना करते हैं। वो कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं कि तुम तो आराम से हरियाली डाली पर बैठी हुई हो, लेकिन मेरे नसीब में तो काली कोठरी है। तुम पूरे संसार में, पूरे आसमान में कहीं भी संचार कर सकती हो, कहीं भी उड़ सकती हो, और मेरे पास सिर्फ 10 फुट का संसार है। ये छोटी सी जो कोठरी है, अब मेरा संसार यही है। तेरे गीत तो वाह वाह कहलाते हैं, सब लोग तेरे गीतों की तारीफ करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो रोना भी गुनाह है। एक क्रांतिकारी कैसे रो सकता है? कोई क्या सोचेगा कि ये इतनी जल्दी कष्टों से हार गया। कोई मेरी वेदना को, मेरे दुख को सुनना भी नहीं चाहता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देख तेरी और मेरी विषमता तो देख, तेरी और मेरी कोई आपस में तुलना नहीं है, इसके बाद भी तू ये रणभेरी बजा रही है। तुम इस तरह से बोल रही हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। तुम जो ये हुंकार लगा रही हो, इस पर मैं अपनी कृति से, अपनी कविता से और क्या करूं, कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। जो गांधी जी ने व्रत लिया है देश को आजाद करवाने का, उसके लिए मैं अपने प्राणों का अमृत किसमें भर दूं, यानी किस तरफ मैं अपने प्राणों का अमृत लगा दूं, अपने प्राणों की शक्ति को लगा दूं, कोकिल बोलो तो। तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। बच्चों, पाठ हमारा पूरा हो गया था। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? जब कवि ने कोयल की कूक सुनी तो उन्हें लगा मानो कोयल उनसे कुछ कहने के लिए आई है, या तो वो उनको उनके दुख दर्द को जानने आई है, या फिर उन्हें ये प्रेरणा देने आई है कि वो लगातार संघर्ष करते रहें देश की आज़ादी के लिए। कवि को ऐसा ही लग रहा है कि जरूर कुछ अनहोनी हो गई है। कोयल क्यों आधी रात को चीख रही है? कहीं वो बावली तो नहीं हो गई है, या वो चुपचाप कोई विद्रोह का बीज जगह बोना चाहती है, या उसने कोई दावानल की वो ज्वालाएं देख ली है। ऐसा ही कवि सोचता है जब कवि को कोयल को कूकते हुए सुनता है।
कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? कवि को लगता है कि कोकिल के बोलने के पीछे कई संभावनाएं हैं। कोकिल कवि की यातनाओं से सहानुभूति प्रकट करने आई है, या कवि की आंसू पोंछने आई है, या परतंत्रता का अंधेरा छांटने आई है, या कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई है, या फिर उसका कोई खजाना लुट गया है उसको बताने के लिए आई है, या खुद बलिदान होने के लिए आई है। कोई तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो रात को बोल रही है। बाकी हर पंक्ति में आप देखोगे एक एक कारण दिया हुआ है। जो पैराग्राफ है शुरुआत जहाँ से क्या गा कोकिल बोलो तो वाली जितनी भी पंक्तियां हैं उनमें एक एक संभावना ही व्यक्त है। पहले में वो कहती है कि संदेशा किसी का संदेश लेकर आई हो क्या, कोयल क्यों बोल रही हो। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हारा कोई खजाना लुट गया है, तुम्हारे मन में इतना दर्द क्यों है। फिर वो पूछ रही कि क्या वो विद्रोह के बीज बो रही है, क्यों रो रही है, ये भी कहती है। हर एक पंक्ति के हर एक पैराग्राफ के बाद आपको एक कारण मिलेगा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है हमारा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत पर बहुत सारे अत्याचार किए। जो बेकसूर भारतीय थे, जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार उन्होंने किया। जो स्वतंत्रता सेनानी कारागार में थे उनको भी उन्होंने तरह तरह की यातनाएं दी, उन्हें पशुओं के स्थान पर उन्होंने काम लिया। जैसे कोल्हू में हम बैल को जोड़ते हैं तो बैल की जगह उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को जोड़ा था। इसीलिए ये कहा गया है कि ये शासन तो अंधेरे का या तम का प्रभाव ही ज्यादा लग रहा है। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। बच्चों, पराधीन भारत जब था, अगर आप दो चार जो प्रमुख जेलें हैं उनमें रहने वाले कैदियों के अनुभवों को सुने तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से अमानवीय व्यवहार उनके साथ होता था, किस प्रकार की यातनाएं उनको दी जाती थी। जो राजनीतिक बंदी हैं उनको भी चोर और लुटेरों और जो राह में लूटपाट करते हैं ऐसे लोगों के साथ रखा जाता था, जबकि उनको उनके साथ नहीं रखा जा सकता। उन्हें रहने के लिए एक छोटी सी कोठरी दी जाती थी जिसमें सही ढंग से पैर पसार के सो भी नहीं सकते थे। उनके हाथों में हथकड़ी होती थी, पैरों में भी बेड़ियां डाली जाती थी। उनको खाने को पूरा नहीं दिया जाता था, बहुत कम दिया जाता था खाने के लिए, और उनसे कोल्हू चलवाया जाता था, पत्थर तुड़वाए जाते थे, बहुत सारी यातनाएं उनको दी जाती थी। भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि आधी रात को जब कोयल बोली तो वो संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि क्या कारण रहा होगा जो कोयल को आधी रात को बोलने की जरूरत पड़ी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा तो बहुत मधुर स्वर है, तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो, तुम आधी रात को इस प्रकार से क्यों रो रही हो? आखिर क्या कारण है कि वो आधी रात को इस प्रकार से चीख चीख कर बोल रही है? हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि जेल में उनको तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, उनके साथ पशुओं के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि वो इस प्रकार की यंत्रणाओं से, ऐसी यातनाओं से टूटा नहीं है। उससे बैल की जगह कोल्हू में जोड़ा जाता है, उससे कोल्हू में बैल का काम लिया जाता है। इसके बावजूद वो कहता है कि वो पूरे स्वाभिमान के साथ उस जुए को खींचता है जिससे कोल्हू चलता है, और इस तरह से वो ब्रिटिश सरकार की अकड़ को खाली कर रहा है, उसकी अकड़ को ढीला करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो अकड़ रूपी कुआं है वो उसको खाली करना चाहता है। अगला प्रश्न, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? आधी रात में कोयल की चीख सुनकर
कवि को ऐसा लग रहा है कि शायद कोयल उनके दुखों से बहुत दुखी है, इस वजह से चीख रही है। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके साथ ब्रिटिश सरकार का जो बर्ताव है, शायद उसको देखकर उसे दुख हो रहा है, वो इसलिए चीख रही है। लोगों के दुखों को देखकर उसका दिल पिघल गया है, या फिर उसे कोई खजाना लुटता हुआ दिखाई दे रहा है, या वो स्वतंत्रता की चिंगारी कहीं देख कर आई है। स्वतंत्रता का जो आंदोलन पूरे देश में फैला हुआ है, वो उसको देखकर या उसको और अधिक जगाने के लिए चीख रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, उसका जहां मन करे वो जा सकती है, घूम सकती है। लेकिन कवि तो कोठरी में बंद है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। इसी वजह से उसको ईर्ष्या होती है। कोयल के गान की तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन कवि की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। वो रो भी नहीं सकता क्योंकि उसका रोना भी गुनाह है। क्योंकि अगर स्वतंत्रता सेनानी रोएंगे या ऐसे दिखाएंगे तो इसको वो अपने लिए बहुत अपमान की बात मानते थे कि लोग क्या सोचेंगे कि थोड़े से कष्ट से ही या थोड़ी जो यातनाएं मिली उसी से ये लोग टूट गए हैं, इस वजह से रो रहे हैं। तो कवि को इसी वजह से ईर्ष्या हो रही है कि कोयल स्वतंत्र है, वो खुद बंदी है। कोयल तो आराम से बाहर हरी डाली पर बैठी हुई है और वो उस काली कोठरी में पड़ा हुआ है। कोयल आराम से गाने गाती है और सबकी सराहना लेती है, सबसे तारीफें सुनती है, जबकि कवि रो भी नहीं सकता। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है? कवि के स्मृति पटल पर कोयल की बड़ी मधुर ध्वनि है, जो कभी वो बाग में, किसी पहाड़ पर या किसी अच्छे प्राकृतिक वातावरण में बहुत सुंदर स्वर में गाना गाती थी, और जब उसके गाने को सुनकर कवि मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। आज जब आधी रात को कोयल बोल रही है तो उसका गाने का तरीका या उसकी जो आवाज है वो कवि को लुभा नहीं रही है, बल्कि वो उससे और त्रस्त हो रहे हैं। वो आवाज उनके दिल को काट रही है, जैसे उनके दिल पर चोट कर रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? गहना शरीर को सजाने वाला आभूषण होता है बच्चों, आपको भी पता है। गहनों का काम होता है कि हमारे शरीर के सौंदर्य को बढ़ाए, सुंदरता को बढ़ाए। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए जितनी बार वो जेल गए, जितनी अधिक उन्होंने यातनाएं सही, वो उनके लिए तारीफ का विषय थी। वो उनके लिए क्या कहेंगे हम, उनके लिए स्वाभिमान की या उनके लिए गर्व का विषय थी। तो इसी वजह से उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। कि हालांकि अंग्रेजों ने हमें हथकड़ियां पहनाई हैं, लेकिन इसको हम गहनों की तरह लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी हैं हम, अपने देश के लिए इन हथकड़ियों को धारण कर रहे हैं, अपने देश की आजादी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, किसी गलत काम के लिए हथकड़ियां नहीं पहनी है, इसलिए उनके लिए हथकड़ियां सजा नहीं है बल्कि गहने के समान है। वो उनके सम्मान को और अधिक बढ़ाती हैं। इन हथकड़ियों को पहनने की वजह से उनको समाज में इज्जत मिल रही है, उनको प्रतिष्ठा मिल रही है। काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पूरी ये कविता की जो पंक्ति है उसमें काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इसमें काली शब्द जो है उसका कई बार प्रयोग हुआ है। बार बार काली शब्द का प्रयोग आने से अर्थ में एक विशेषता आ गई है। काली शब्द में यमक अलंकार भी है। यमक उस अलंकार को कहते हैं बच्चों जहां एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसका अर्थ अलग हो। यहाँ काला एक रंग है और दूसरा काला निराशा, अत्याचार, अन्याय, इन सब का प्रतीक है। तो ऐसे में काली शब्द बार बार कहकर कवि की मनोभावना का भी पता चल रहा है कि कवि किस प्रकार की मनस्थिति से गुजर रहा है।
किस प्रकार की परिस्थितियां उसकी हैं, ये उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। तो साथ ही इसमें भाषा में एक अलग ही प्रभाव इससे आ गया है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। इस पंक्ति में जेल की यातनाएं जो हैं वो दावानल की ज्वालाएं हो सकती हैं, या फिर स्वतंत्रता संग्राम जो है, जो पूरे देश में फैल चुका है जंगल की आग की तरह, उसकी बात भी की गई है। कोयल, इसमें कोयल की कूक को वो चीख मान रहा है। कवि उससे पूछ रहा है कि आखिर उसने कौन सी दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं जिनकी वजह से वो इस प्रकार से चीख रही है। यहाँ दावानल जो है वो रूपक अलंकार है, और भाषा इसकी खड़ी बोली है। खड़ी बोली हिंदी है, बहुत प्रभावशाली भाषा है, सरल और सहज है, और जो भाषा है वो अपने भावों को प्रकट करने में पूरी तरह से सक्षम है। बच्चों, जब भी हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो उसमें भाषा कौन सी प्रयोग में लाई गई है, किस प्रकार के शब्द हैं, अगर कोई छंद है तो साथ में छंद भी बताते हैं, और इसके साथ अलंकार भी बताए जाते हैं, भाव भी बताए जाते हैं, सभी चीजें इसमें बताई जाती हैं। दूसरा जो हमारा काव्य सौंदर्य है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, बजा देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तेरे गीत कहाँ, इसमें आप कहोगे कि इसमें कवि स्वयं जेल में बंद है और कोयल बाहर आराम से घूम रही है, तो दोनों का तुलनात्मक वर्णन उन्होंने किया है कि तुम्हारे गीत तो वाह वाह लूटते हैं, तुम्हारे गीतों पर तो लोग वाह वाह कहते हैं, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता, मेरा रोना भी अपराध है। कोयल तो युद्ध का बिगुल बजा रही है, जबकि दोनों की जो बार बार उसको संघर्ष करने की प्रेरणा भी दे रही है, लेकिन वो कहते हैं कि अपनी और मेरी विषमता तो देख, तू मुझे कैसे ये सब बातें कह रही है, मैं तो यहाँ जेल में बंद हूँ। यहाँ कोयल का मानवीकरण है, भाषा सरल सुंदर और सहज है, तेरी मेरी रणभेरी, इनमें अनुप्रास अलंकार है, भाषा में संगीतात्मकता है, भाषा सरल है, प्रवाहमयी है, यही सब इसमें लिखना है बच्चों। रचना और अभिव्यक्ति। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की। बाकी पक्षी जो हैं वो चहकते हैं, बोलते हैं, लेकिन कोयल का बोलना सीधे दिल को छूता है। चाहे वो सुख में सुनो या दुख में सुनो, अगर सुख में सुनते हो तो मन को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, वहीं जब आप कष्ट में होते हो और कोयल की कूक को सुनते हो तो ये मन को बहुत बेचैन कर देता है। कोयल का स्वर दिल को छूने वाला होता है, शायद इसी वजह से कवि ने कोकिला से ही बात की है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता था। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भारत के लोग आजादी मांगे। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, और उनके लिए उनका विरोध करना एक अपराध था, वो राजद्रोह उसको मानते थे। क्रांतिकारियों को भी वो इसी तरह का अपराधी मानती थी, और उनका मनोबल तोड़ने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि उनमें और साधारण अपराधियों में कोई फर्क नहीं है, वो जानबूझकर ऐसा करते थे कि उनके साथ साधारण अपराधियों जैसा बर्ताव करते थे। पाठ्येतर सक्रियता में पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थी, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी। बच्चों, ये आप नेट से सर्च करोगे और करोगे। और इसी तरह से इससे अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है, पता लगाइए इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं।
ये भी बेटा आपको स्वयं देखना है, नेट से सर्च कीजिए और करिए। इसके साथ ही हमारा ये पाठ खत्म हो गया है। और शब्दार्थ बच्चों आप जरूर लिखोगे। इसके शब्द संपदा में जो शब्द आए हैं इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखोगे। धन्यवाद।